अब मैं समझता हूँ कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी जी, अल्लाह का शुक्र अदा तो करना चाहिए। सर, बिजनेस के क्या हालात जा रहे हैं? बिजनेस भी असरअंदाज हो रहा है। आपका बिजनेस पेस्टिसाइड हो गया, ज़राअत हो गया। जहाँ तक बिजनेस की बात है, मैं समझता हूँ कि हर बंदा ही परेशान है। हमारे यहाँ अच्छी वैरायटी के सीड्स नहीं आते हैं। हमारे पास कोई पर एकड़ यील्ड को इंक्रीज करने के लिए कोई ऐसे मैकेनिज्म नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो रिसर्च करे कि हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर सीड तैयार किए जाए अच्छे, और पर एकड़ यील्ड हमारी दुनिया में जो है ना, जो दुनिया पर एकड़ यील्ड ले रही है उसमें हमारी हाफ भी नहीं है। जो सीड कंपनी बाहर से आती है वो साल हर साल से वहीं से हाइब्रिड सीड आता है, लेकिन हमारे यहाँ वो सीड तैयार नहीं करते। हमारे यहाँ सीड तैयार करेंगे तो टेक्नोलॉजी हमारे लोगों को भी मिलेगी। ये तो काम है जो ऊपर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एन न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान जरनाज गुल। नाज़रीन, इस बार हमारे साथ जो शख्सियत शामिल प्रोग्राम में, उसके हवाले से अगर मैं आपको बताती चलूं तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। नाज़रीन, कारोबारी हल्के में एक मोतबर नाम, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने इखलाक से अपना नाम बनाया और इसके साथ ही समाजी खिदमत में भी पेश रहे। तो हमारे साथ मौजूद हैं निहायत कामयाब बिजनेसमैन रशीद ग्रुप और सोलेक्स केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अल्ताफ शाही साहब। तो आइए मेरे साथ मौजूद रहिएगा, इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश। जी, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं सोलेक्स एग्रो के सीईओ अल्ताफ शाही साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे इनके बारे में, इनके करियर के बारे में, इनकी कामयाबियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे आपके लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं आप? फाइन, अल्लाह का करम। सर, इन हालात में भी जो हालात जा रहे हैं अब मैं समझता हूँ कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी जी, अल्लाह का शुक्र अदा तो करना चाहिए। सर, बिजनेस के क्या हालात जा रहे हैं? बिजनेस भी असरअंदाज हो रहा है। आपका बिजनेस पेस्टिसाइड हो गया, ज़राअत हो गया। जहाँ तक बिजनेस की बात है, मैं समझता हूँ कि हर बंदा ही परेशान है। अल्लाह ताला बस अपना करम करे। लोग महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा तंग है। हम तो कारोबार अल्लाह ताला ने हमें फजल किया है, चलो हम इस्टेब्लिश है किसी हद तक, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सैलरी पर्सन है, वो बेचारा कहीं का नहीं रहा। उसकी सैलरी इतनी परसेंटेज में कभी भी नहीं इंक्रीज हुई जितनी परसेंटेज में महंगाई इंक्रीज हो गई है। तो बस इस वजह से जब हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ परेशान होगा तो हम भी परेशान होंगे डेफिनेटली। लेकिन एज अ ओनर, आप जिस तरह से आपने एम्प्लॉयर की बात की, एक एहसास की बात है कि आपको एहसास है एम्प्लॉयर के, उनके अखराजात का, उनकी मुफलिसी का, उनकी मुश्किलात का। तो आप भी तो मुश्किलात का शिकार हुए होंगे ना। आपकी कंपनी की जाहिर बात है बेयर करना, उनके अखराजात बेयर करना, उनकी फ्यूलिंग होगी, उनकी तनख्वाहें हुए, तो आपको भी तो मुश्किलात का सामना होगा। डेफिनेटली इस तरह की मुश्किलात तो हैं, लेकिन बहरहाल जैसे भी है, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हों, और एक अच्छी उम्मीद के साथ ही आदमी चल रहा होता है। वरना डिसहार्ट होना तो मैं समझता हूँ कि एक इंसान को किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद का जो दामन छोड़ जाते हैं फिर वो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाते। तो इसलिए हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है ना बेहतर होंगे। तो हमारा क्योंकि ज़राअत से ताल्लुक़ है, तो ज़राअत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़राअत के ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो इस मुल्क, ये वाहिद मुल्क है जिसमें आप ये देखें कि कोविड आया, चाहे 17 साल तक अफगानिस्तान की जंग लगी रही, हमारे ऊपर पाबंदियां लगी, लेकिन हमारे मुल्क का जो रिहायशी है यहाँ किसी सूरत में ना भूख से मरा है, ना कपड़ों से उसको परेशानी हुई है, क्योंकि कपड़ा हम अपना बनाते हैं और खुराक हमारी अपनी है। लेकिन अब हालात ऐसे हो रहे हैं, जितनी स्पीड से आबादी इंक्रीज हो रही है, हमारी पर एकड़ यील्ड उतनी स्पीड से ज्यादा नहीं जा रही है। तो सर, इसकी क्या वजह है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसको कसूरवार ठहराया जाए? इसका कसूरवार तो बेसिकली जो फैसले करने वाले हैं वो हैं। हमारे यहाँ अच्छी वैरायटी के सीड्स नहीं आते हैं। हमारे पास कोई पर एकड़ यील्ड को इंक्रीज करने के लिए कोई ऐसे मैकेनिज्म नहीं है। तो
हमारे ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो रिसर्च करे कि हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर सीड तैयार किए जाए अच्छे, और पर एकड़ यील्ड हमारी दुनिया में जो है ना, जो दुनिया पर एकड़ यील्ड ले रही है उसमें हमारी हाफ भी नहीं है। तो सर गवर्नमेंट की इस नेग्लिजेंसी को किस तरह से देखते हैं, क्यों नजरअंदाज हो रही है मीशत, क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही? इस मामले में सिर्फ मैं नहीं बात कर रहा, आप किसी भी टॉक शो को देख लें, टीवी उठा के देख लें, फार्मर्स कम्युनिटी को देख लें, हर आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब फार्मर्स का जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा है और उसका आउटपुट जो है उसको फसल की प्राइस के मामले में उसको मिलता ही नहीं है। तो फार्मर को कुछ मिलेगा तो वो कुछ काम करेगा। यहाँ फर्टिलाइजर को ले लें, वो ब्लैक हो रही है, सिर्फ एक वाहिद पेस्टिसाइड है जो ब्लैक में नहीं होती, और आप बाकी उसके इनपुट्स जितने हैं वो ज़मीन के जो है रेट से कहीं पहुंच गए हैं। कॉलोनियाँ, जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड है वो कॉलोनियों में तब्दील हो रही है। आप पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर उठा के देखें तो पूरी दुनिया में कॉलोनी रिहायशी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो रिहाइश में तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन हमारे यहाँ वो जितने हैं धड़ाधड़ कॉलोनियां बन रही हैं, पूरे पाकिस्तान में बन रही हैं, सिर्फ यहाँ नहीं बन रही, प्राइवेट भी बन रही है, गवर्नमेंट की सतह पर भी बन रही है। तो इस तरह तो नहीं चलता। तो सर फार्मर के रिलीफ के मुतालिक आप क्या कहेंगे? फार्मर को रिलीफ नहीं है, जब तक फार्मर को रिलीफ नहीं होगा ज़राअत में बेहतरी नहीं आ सकती। फार्मर जो है ना, बेसिकली हम तो कहते हैं कि वो हमारे सर का ताज है। अगर हम जब तक उसको रिलीफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक हम उससे आउटपुट ले ही नहीं सकते। फार्मर बेचारा पिस गया है बिल्कुल। उसके बच्चे के लिए आपको तालीम नहीं है, वहां पर देहात की सतह पर आप ये देखें स्कूल के सिस्टम अच्छा नहीं है, बच्चे उनके बेचारे उसी तरह जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी उनकी औलाद भी उसी तरीके से गुजार रही है। तो फिर दूसरा ये है कि हमें यहाँ पे कोल्ड स्टोर छोटे छोटे बनाने चाहिए गवर्नमेंट की सतह पर, ताकि फार्मर अपनी क्रॉप को जो है, जैसे मिर्च का सीजन आ गया, अगर मिर्च ज्यादा हो गई है तो वो उसको वहां पर स्टोर कर ले। इसी तरह जो टमाटर है, अगर टमाटर उसकी फसल ज्यादा हो गई है तो वो उसको वहां पर छोटे छोटे वहां यूनिट लगे हुए हैं, वो पल्प बनाए, पल्प बना के उसको ड्रमों में स्टोर कर ले। वजह यह है कि पूरी दुनिया में पल्प यूज होता है इसमें सालन वगैरह में, हमारे यहाँ टमाटर यूज होता है, कभी वो 5 रुपए किलो है तो कभी पता चलता है 400 रुपए किलो है। तो फार्मर बेचारे को तो कुछ नहीं मिलता। सर फार्मर के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी तरबियत के हवाले से, उनके अवेयरनेस के हवाले से, आगाही के हवाले से, और सबसे ज्यादा जो हर्डल्स पेश आ रही है जदीद काश्तकारी के हवाले से, जदीद मशीनरी के हवाले से, जो मसाइल हैं, जो हर्डल्स हैं, उसको पता ही नहीं। वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही इस पर? देखिए, अवेयरनेस देनी पड़ती है। अवेयरनेस बेचारे को कहाँ से मिलेगी? टेक्नोलॉजी कौन देगा? अब ये हमारे प्राइवेट सेक्टर, होनी चाहिए गवर्नमेंट की सतह पर जब तक फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं मिलेगी। हम अपने तौर पे अवेयरनेस देते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, तो हम उसी से मुतालिक उनको न्यू से न्यू केमिस्ट्री दे रहे हैं, न्यू से न्यू उनको जो है ना हम टेक्नोलॉजी मुतारफ कराते हैं, लेकिन हम अपने फील्ड के मुतारफ करा सकते हैं। अब सीड से मुतालिक हम उनको टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। सीड्स के मुतालिक रिसर्च स्टेशन जितने थे सारे के सारे खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं, ना होने के बराबर है। अब इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये बन रहा है कि हमारे पास हाइब्रिड सीड नहीं है। जो दुनिया से बाहर से लोग आते हैं वो हाइब्रिड सीड के लिए, जैसे मॉन्सेंटो है, दूसरी कंपनी आती हैं, अगर वो इंडिया में जाती हैं तो 3 साल के अंदर अंदर उनको बाउंड कर दिया जाता है कि वो सीड अपने उसी मुल्क में पैदा करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो सीड कंपनी बाहर से आती है वो साल से वहीं से हाइब्रिड सीड आता है, लेकिन हमारे यहाँ वो सीड तैयार नहीं करते। हमारे यहाँ सीड तैयार करेंगे तो टेक्नोलॉजी हमारे लोगों को भी मिलेगी। ये तो काम है जो ऊपर बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी साहिबान है, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये तो उनके काम है ना कि उनको बाउंड किया जाए कि आप पाकिस्तान में अगर सीड लेकर आ रहे हैं तो आप यहाँ टेक्नोलॉजी भी लेकर आए, तो ताकि हमारे लोगों को पता चले कि हमारे अपने लोग भी यहाँ पर सीड खुद तैयार कर सकें। सर यही सूरत हाल रही तो मुस्तकबिल में ज़राअत को किस तरह से देखते हैं आप? क्या सूरत हाल होगी, क्या कंडीशन होगी, क्या स्टेटस? हमारी जितनी स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आने वाले वक्तों में हमारे पास उतनी ही ज्यादा हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और हम पहले फॉरेन एक्सचेंज में पिस रहे हैं तो फिर और ज्यादा पिसेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क को बचाना है तो ज़राअत को बचाना पड़ेगा।
सर थोड़ा सा अपने में बारे में बताइएगा। ज़राअत के बारे में भी बताया आपने, लेकिन अब थोड़ी सी हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपने आपके करियर का आगाज आपने कहाँ से किया? आज आप कामयाबी की सीढ़ियां तय करते हुए इस सीट पर बैठे हुए हैं, इसकी वजह किसे कहेगी, किसको क्रेडिट देंगे? थोड़ा सा पहले डिटेल में बताइएगा, शुरुआत कहाँ से? मैंने 1980 में पेस्टिसाइड का काम शुरू किया था। 1980 से पहले पेस्टिसाइड गवर्नमेंट सेक्टर पर में जो है वो सब्सिडी पर दी जाती थी। 1980 में ये प्राइवेट सेक्टर में आई और उस वक़्त से मैं जो है काम कर रहा हूँ। तो मैंने तमाम नशेबो फराज देखे हैं। 43 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में। तो मैं समझता हूँ कि आप ईमानदारी से जो भी काम करेंगे आप कामयाब होंगे। अगर थोड़ी सी भी आप बेईमानी करेंगे तो ये फील्ड उठा के आपको खुद बाहर फेंक देगा। तो सर एक फील्ड तो काफी मुश्किल फील्ड तस्वर की जाती है। आपने इस फील्ड की, इस शोबे का सिलेक्शन क्यों किया, इंतखाब क्यों किया? शौक या मतलब खानदानी? नहीं, मेरा ये खानदानी पेशा है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो इंडिया के अंदर काश्तकारी करते थे और ये वेजिटेबल सीड्स का काम करते थे। जो मेरी फैमिली है, मेरे चाचा है, वालिद साहब हैं, इन्होंने या दादा मेरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान में आने के बाद 1948 में वेजिटेबल सीड का काम शुरू किया था पाकिस्तान में। मतलब आपके खून में तरबियत? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे पूरी फैमिली जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। या तो काश्तकार हैं या फिर जो है वो कोई सीड्स का काम करता है, कोई पेस्टिसाइड का काम करता है। तो मेरी समझ लो कि पूरी फैमिली इसी चीज़ से रिलेटेड है। छोटे भाई मेरे जो हैं वो स्प्रे मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके पार्ट्स बनाते हैं, तो वो उस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम सारे के सारी फैमिली जो है इसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अच्छा सर, उसके अलावा अगर थोड़ा सा और बैक पे चले जाएं, कैरियर से पहले तालीमी दौर, उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। क्या जो आपकी तालीम थी वो भी इसी शोबे से रिलेटेड थी, रेलिवेंट थी? नहीं, मैं जब मैट्रिक में था तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी एग्ज़ाम से कोई 3-4 महीने पहले। तो बस फिर मैट्रिक के फौरन बाद जो है वो दादा ने वो मेरी चाचा के घर जो है ना शादी कर दी और फिर मैंने अपना बिजनेस का आगाज शुरू किया। 78 में मेरी शादी हो गई थी। 80 से मैंने इसका काम शुरू कर दिया और मैंने अपने बिजनेस के दौरान ही मैंने एफए किया। बिजनेस के दौरान ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और उसके बाद फिर तो कैसे मैनेज किया? शादी भी हो गई, पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ करते रहे, बिजनेस भी साथ साथ करते रहे, किस तरीके से मैनेज किया? उस वक्त बिजनेस इतने बड़े लेवल पर नहीं था और इतनी आजकल इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो डॉलर भी 17-18 रुपए का था। अब वो बात नहीं है। तो लेकिन अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे रह गए हम, शुक्र है खुदा का। सर जिस तरीके से आज आप अपने आप को देखते हैं, बड़े संजीदा थे और मतलब जिस तरीके से अगर आप पीछे चले जाएं तालीमी दौर में, स्टूडेंट लाइफ में, तब भी क्या, तब का अल्ताफ शाहिद और आज का अल्ताफ शाहिद क्या डिफरेंस ही देखते हैं? क्या तब्दीली लाया है वक्त और हालात? उम्र के साथ साथ हमेशा तब्दीली आती है। पहले मंचले शौकी थे पहले हमें जब गाड़ी चलाते थे, कार चलाते थे तो 120 के ऊपर जाके हमें कुछ थोड़ा सा मजा आने लगता था कि भाई अब गाड़ी सही चल रही है। अब 100 से ऊपर जाती है तो हमें खौफ आना शुरू हो जाता है। कभी वन व्हीलिंग की है आपने? फिर तो वन व्हीलिंग भी कर रहे हो। वन व्हीलिंग मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। ना वन व्हीलिंग को पसंद किया है, ना वन व्हीलिंग की है, बिल्कुल भी नहीं। अल्ताफ साहब क्या समझते हैं आपकी जिंदगी में, आपकी शख्सियत में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिन्होंने सपोर्ट किया आपको यहाँ तक लाने में? मैं समझता हूँ कि इंसान को हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। आदमी जो है जिस वक्त थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो उसी वक्त उसका कैरियर खत्म हो जाता है। मैंने अपना काम इंतहाई ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ किया है, अल्लाह का बड़ा करम है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि अपने बिजनेस के साथ आप मुखलिस हो जाएं और ईमानदारी के साथ काम करें। जिसके मिसाल के तौर पे हमारा वास्ता जो है फार्मर के साथ पड़ता है। अगर हम फार्मर के को चीज़ ठीक नहीं देंगे तो उसके दिल से जो बददुआ निकलेगी वो हमारे प्रॉफिट को नहीं पूरा कर सकती, नुकसान को नहीं पूरा कर सकती, किसी चीज़ को नहीं पूरा कर सकती। इसलिए अगर किसी की आप दुआएं ले लें तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। सर अगर ये पूछा जाए कि आपकी जात के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसने काफी हर्डल्स पैदा किए हैं आपकी जिंदगी में और आपने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की और खत्म भी कर दिया, आप क्या समझते हैं ऐसी कौन सी खामी कह लें या कमी कह लें जो आपको पसंद ही ना हो? नहीं होनी चाहिए? नहीं, अल्लाह का करम है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने गुस्से का तेज होना, जिद्दी होना?
देखिए ये इंसान की फितरत है कि कभी कभार इंसान को गुस्सा भी आता है, लेकिन अल्लाह का करम है, मैं उस पर कंट्रोल करता हूँ उसको। अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि जिसके दोस्त नहीं है वो इंसान ही भी नहीं है। तो दोस्तों के साथ भी मेरी एक्टिविटीज़ ठीक रहती है, हम गपशप भी करते हैं। फिर सोशल एक्टिविटीज़ मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। मैं रोटरी क्लब मुल्तान मिड टाउन का भी प्रेसिडेंट हूँ, तीसरी मरतबा हुआ हूँ। हमारी जो पाकिस्तान करा प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, जो हमारी पेस्टिसाइड की तमाम कंपनियों की एक एसोसिएशन है, उसका मैं 2 मरतबा चेयरमैन रहा हूँ। क्रिसेंट लाइन्स क्लब का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, शुक्र है खुदा का। तो कारोबार के साथ साथ सामाजिक खिदमत, ये आपका अपना शौक था? नहीं, ये मेरा शुरू से शौक है, आज से नहीं है। यानी कारोबारी हल्के में आने से पहले भी ये उस सब वक्त शुरू से मैं कहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस का एक शेयर है जो समझ लो कि अल्लाह की राह पे खर्च करने के लिए मेरी जो पार्टनरशिप है वो समझ लें कि अल्लाह के साथ है जी। अच्छा सर, उन लोगों के लिए क्या कहते हैं जो देते वक्त हाथ खींच के रखते हैं कि देने से माल कम हो जाएगा, देते नहीं है, कंजूसी, मतलब बखील, तो आप क्या कहते हैं कि जो देने वाला हाथ होता है, तो उसके मतलब आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह से आपका हाथ देने वाला है और आप छुप के या दिखा के जो भी है आप लोगों की मदद करते हैं, समाजी वाले से आपकी जो खिदमत है काबिल सताइश है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? देने से कारोबारी आदमी अगर कोई भी देगा तो उसके रिस्क में इजाफा होगा, और थोड़ा सा इजाफा नहीं होगा। जो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि आप एक दोगे मैं उसके 70 गुना दूंगा, तो अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता, हमारा वादा झूठा हो सकता है। बस इसके ऊपर ही आप यकीन कर लें तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप कामयाब है। सर, इस मसरूफ लाइफ में आप कैसे टाइम निकालते हैं फैमिली के लिए? समाजी हवाले से भी आप मसरूफ रहते हैं, कारोबारी हवाले से भी आपका एक नाम है और आप मसरूफ रहते हैं, तो फैमिली कभी नाराज नहीं होती? बीवी बच्चे कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं करते? मैं समझता हूँ जो आदमी सिर्फ कारोबार के अंदर लगे रहते हैं, समाजी उनकी लाइफ नहीं होती, वो फिर मशीन है या रोबोट है, इंसान नहीं है। इंसान वही है जिसकी समाजी लाइफ भी हो, जो लोगों के साथ घुलता मिलता हो, लोगों की मदद करता हो, उनके दुख तकलीफ को देखता हो, ये इंसानियत है। तो सर आज मतलब कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ मसरूफियात, कुछ शौक जो लड़कपन, जब लड़कपन का दौर था, मतलब जिस तरह से इंसान म्यूजिक का शौक होता है, शायरी का शौक होता है, किसी खेल स्पोर्ट का शौक होता है, इस तरह की कोई हैबिट जो आज भी आप चाहते हो कि आप उसको कैरी ऑन करें? मैंने अपनी वो जो शुरू की लाइफ में तो मैंने खैर बैडमिंटन बहुत ज़्यादा खेली, लेकिन अब इस तरह के शौक जो है ना, इसका टाइम ही नहीं होता। अब तो मैं समझता हूँ कि बस इंसानी खिदमत के लिए जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता है वहाँ मैं ज़रूर जाता हूँ। सर बैडमिंटन टीवी में तो देखते होंगे ना लोगों को, तो क्रिकेट का शौक होता है, क्रिकेट क्रिकेट और बस क्रिकेट। नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता। क्रिकेट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, सिर्फ स्कोर की हद तक कि स्कोर कितना हो गया है। अच्छा। और टिक टिकी बांध के वो क्रिकेट को देखना वो नहीं। मैं बैडमिंटन का अगर मैच आ रहा हो तो मैं सारे काम छोड़ के उसको देखना शुरू कर देता हूँ। हाँ, कभी दिल किया कि आज भी खेलना शुरू कर दें बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ? हाँ, दिल करता है अभी खेलने का, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। बैडमिंटन ही खेलता हूँ, कुछ और नहीं। सर हल्का अहबाब के बारे में क्या कहेंगे? दोस्त बनाते हैं, ज्यादा बनाते हैं, कम बनाते हैं, और जो दोस्त बनाते हैं वो किस तरीके से होते हैं? उनके कोई फॉर्मुलेशन, कोई पैरामीटर की इस तरह ये खूबियां हो तो मैं दोस्त बनाऊंगा? देखिए, आज भी मुझे मैट्रिक को किए हुए तकरीबन समझ ले 45 साल हो गए हैं, तो मेरे आज भी मैट्रिक के जो क्लास फेलो हैं तकरीबन 25 के करीब, आज भी हम लोग इकट्ठे हैं। और हर महीने एक दिन हम सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, और मंथली हमारा डिनर होता है और गपशप होती है। इसी तरह हमारा जो फील्ड है पेस्टिसाइड का, इसके दोस्त भी अब मंथली एक मरतबा तो लाजमी इकट्ठे होते हैं, गपशप मारते हैं। ये जरूरी है। फिर हमारे लायंस क्लब की जो है वो मीटिंग महीने में एक होती है, और वो भी भरपूर तरीके से होती है। कोई 60 के करीब हमारे क्लब के मेंबर्स हैं। रोटरी की मीटिंग हम हर 15 दिन के बाद करते हैं, तो उसमें भी हमारे कोई तकरीबन 40 के करीब मेंबर हैं, तो गपशप होती रहती है। सर लायंस और रोटरी में किस तरह से मतलब आप लोग काम कर रहे हैं लोगों के फलाह बहबूद के लिए? किन मंसूबों पे क्या इकदाम कर रहे हैं? लायंस और रोटरी जो है ना, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि काम करने के लिए। उसमें डिफरेंट तबके के लोग, जैसे मैं पेस्टिसाइड का हूँ, कोई लॉयर होगा, कोई डॉक्टर होगा,
कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, उन सारे के सारे उस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं। फिर जैसे डिजास्टर कोई आता है, सैलाब आया, या इसी तरह हमारे यहाँ कोई वो जो जलजला आया था, तो अर्थक्वेक में जो भी कोई मौका बनता है, या किसी बच्ची की शादी करानी है, या इस तरह कोई काम है, तो हम अपने क्लब में उसको मैसेज को डालते हैं ग्रुप में, तो वहाँ पर फंड से जनरेट करते हैं। फंड जनरेट करके हम उस काम को करते हैं, वो कलेक्टिवली काम हो जाता है। वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है एक कलेक्टिवली काम करने के लिए। सर, माशाल्लाह से सामाजिक खिदमत में आप पेश हैं, तो कभी सोचा कि अपनी कोई एनजीओ बना लूं, कोई वेलफेयर, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फाउंडेशन? ये जो लाइंस है या रोटरी है, ये भी तो एक एनजीओ ही है। वो फर्दर सोचो कि मैं अपने तौर पे अपनी बना लूं, वो हमने अपनी वालदा के नाम से बनाई हुई है, सईदा वेलफेयर के नाम से। सईदा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से हमने एक एनजीओ बनाई हुई है। वो रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने उसी एनजीओ के तहत हमने 2 मेडिकल फ्री डिस्पेंसरी बनाई हुई है, तो एक इंडस्ट्री स्टेट में और एक आसम बिला में। माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। 200 के करीब पेशेंट होते हैं, उनको फ्री मेडिसिन दी जाती है। तो MBBS डॉक्टर्स हमने एम्प्लॉइज वहाँ रखे हुए हैं। हाँ जी। तो कभी सियासत में आने का सोचा? नहीं, अभी सुसाइड करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सर, आप जैसे लोग तो चाहिए सियासत में, जो दूसरों के वेल विशर हो, दूसरों के लिए काम करना चाहते हो। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है, तो सियासत में आके क्यों नहीं खिदमत कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक गंदा शोबा है। आप क्या समझते हैं कि एक सियासत में आने के बाद एक सियासतदान ये काम सर अंजाम नहीं दे सकता? मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा पेशा सियासत का है ना, अगर समझा जाए तो उतना अच्छा पेशा कोई भी नहीं है। सियासत में जो हमारे लीडर्स आते हैं, वो बेसिकली हमारे पूरे मुल्क का, हमारे कौम का, हमारे बच्चों का फ्यूचर उनके हाथ में होता है। अगर वो सही तरीके से उसको अपनी ड्यूटीज को अदा करे, हम उनको सेलेक्ट करके असम्बलियों में भेजते हैं, और अगर वो वहाँ पे अच्छी पॉलिसीज बनाएं और अच्छे काम करें, तो डेफिनेटली उसका अजर जो है वो हम नहीं दे सकते, उसका अजर उनको अल्लाह ताला देगा। जी, सोलेक्स केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के CEO अल्ताफ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। हमने इनसे बातें की, हमने इनसे इनके बारे में जानने की कोशिश की, इनकी तालीमी दौर के बारे में जानने की कोशिश की, करियर का आगाज कहाँ से हुआ, किन किन मसाइल का सामने किया, और उन मसाइल को फेस करते हुए आज कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए आज ये इस सीट, इस मकाम पर फाइज है। तो इसके साथ ही देखते रहिए N न्यूज, और आप अपनी मेजबान जरनाज गुल को इजाजत दीजिए। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो उस मुलाकात का जिक्र कर रहे थे जो व्हाइट हाउस में हुई जी, व्हाइट हाउस में, तो अब उन्होंने कहा कि जी इन्होंने PNA के मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। तो भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मैं नया इलेक्शन कराने लगा हूं। तो आप उनको, ये उनका नंबर है डायरेक्ट, आपके पास अगर डायरेक्ट टेलीफोन है तो आप भुट्टो साहब से बात कर ले। कहते हैं कि मैं एक कौमी की और 2 सूबाई आपको यकीन दहानी करता हूं। मैंने कहा मिर्जा साहब कि वो उस वक्त